हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं अपने हिस्ट्री के नए टॉपिक के बारे में, जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और इसका पार्ट सेकंड हम लेकर आए हैं। और हम इसमें जो है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, यंग भंग आंदोलन, आर्य समाज और दयानंद सरस्वती ने किस तरीके से ही सामाजिक धार्मिक आंदोलन में अपना योगदान दिया, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, थियोसॉफिकल सोसाइटी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान, हम इस वीडियो में ये सब जानने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह स्टडी जीएस एजुकेशन के नाम से वहाँ पर है। हम वहाँ लगातार क्विज भी चला रहे हैं और डेली करंट अफेयर की जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम वहाँ पर नई नई ट्रिक भी आपको दे रहे हैं, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। राजा राम मोहन राय को आप विभिन्न नामों से जान सकते हैं, जैसे नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, प्रथम आधुनिक पुरुष और आधुनिक भारत का निर्माता भी इनको कहा जाता है। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय के बारे में, तो इनको मुगल बादशाह अकबर दुत्ते ने राजा की उपाधि से नवाजा था और अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने इंग्लैंड भेजा था। मतलब राजा राम मोहन राय जी को इंग्लैंड भेजा था अकबर दुत्ते ने अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर ये ब्रिटिश जो सम्राट थे उस समय के, विलियम चतुर्थ ने इनको सम्मानित किया और उनके राज्याभिषेक में भी ये सम्मिलित हुए थे। ये मूल रूप से धार्मिक कर्मकांडों, छुआछूत और जाति प्रथा का इन्होंने हमेशा ही विरोध किया और एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर के ये समर्थक थे। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, राजा राम मोहन राय जी ने बहुत सी संस्थाओं का यहाँ पर निर्माण किया था, जिनमें है आत्मीय सभा 1815 में, वेदांत सोसाइटी 1816, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 और वेदांत कॉलेज 1825, और ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1828 में। ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय समाज को आगे ले जाने के लिए काफ़ी काम किया था। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय के बारे में, तो इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिटेन के हो गई थी। ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें इंग्लैंड में ही इनकी समाधि भी इंग्लैंड में ही है। तो हम बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज मूलतः समाज सुधार द्वारा लोगों को राजनीतिक उत्थान में आगे ले जाने के लिए काम कर रहा था और साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना को भी जगा रहा था लोगों के अंदर। और ब्रह्म समाज ईश्वर के एक ही और सभी सद्गुणों का भंडार है, ऐसी उनकी मान्यता थी। 1830 के बाद राजा राम मोहन राय की मृत्यु जब हुई, 1833 में नियंत्रण देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में आ गया और देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में आने से ब्रह्म समाज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी पूरे भारत में। और इसके बाद तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने अपनी पदवी केशव चंद्र सेन के हाथों में सौंप दी, यानी ब्रह्म समाज का नेतृत्व अब केशव चंद्र सेन के हाथों में था। इनके उदारवाद के कारण ही ब्रह्म समाज में शीघ्र ही फूट पड़ गई और केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे और संस्कृत के मूल पाठों के प्रयोग को ठीक नहीं समझते थे। इन्होंने यज्ञोपवीत पहनने का विरोध किया और इसकी सभाओं में ईसाई, मुसलमान, पारसी, चीनी आदि धार्मिक पुस्तकों का पाठ होने लगा। इसलिए देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने इनको जो है पदस्थ कर दिया था, यानी उनको अपने पद से हटा दिया था। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र व भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण व निरंकार है। वह कभी जन्म नहीं लेता है और न ही कभी मरता है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालन करता और अमर है, इसलिए उसकी मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ऐसी ब्रह्म समाज की मान्यता थी। ब्रह्म समाज ने किसी नए धर्म को बनाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म के शुद्धिकरण का उन्होंने प्रयास किया। ब्रह्म समाज लगातार भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन में सम्मिलित होकर भारतीय समाज का उत्थान करने में लगा रहा। 1878 में शिवानंद और आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी,
यानी 1878 ईस्वी में स्थापना की थी साधारण ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज में लगातार समय समय पर फूट होती रही और 1878 में अल्पायु पुत्री के विवाह के प्रश्न पर इनमें पुनः फूट हुई। 1872 में इन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम को पारित किया और केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया। केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया जिसका नाम इन्होंने दिया आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन की वजह से लगातार ही ब्रह्म समाज में फूट होती रही और इन्होंने सुधारों के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, विवाह प्रसार, सस्ते साहित्य को बोलना, मद निषेध और दान देने पर इन्होंने बल दिया। तो ब्रह्म समाज लगातार भारतीय धर्म में सुधार के माध्यम से कार्य करता रहा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो 1867 में मुंबई में की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के से प्रेरणा लेकर इनकी स्थापना की थी। इस सभा में एकेश्वरवाद के अतिरिक्त समाज सुधार पर बल दिया गया और साथ साथ मानव सेवा का भी विश्वास किया गया। उनका मानना था कि ईश्वर का सच्चा प्यार उसके मनुष्य की सेवा में है। प्रार्थना समाज हिंदू रूढ़िवादियों से टकराना नहीं चाहते थे और शिक्षा द्वारा ही परिवर्तन को समझते थे। इनके अन्य नेताओं में महादेव गोविंद रनाडे, NG चंद्रावकर, इन्होंने दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो पश्चिमी भारत के अग्रदूत के रूप में महादेव गोविंद रनाडे को हम जानते हैं। तो ये आपको विभिन्न एग्जामों में मिल सकता है, आपको याद रखना चाहिए। पश्चिमी भारत के अग्रदूत कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। तो प्रार्थना समाज ने सामाजिक धार्मिक आंदोलन में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इसको शुद्ध करने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल का जो आंदोलन था वो मूलतः चलाया गया था हेनरी विवियन डेरिजो द्वारा और यंग बंगाल जो आंदोलन था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित था और इनकी जो विचारधारा थी वो अतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ इसी के माध्यम से और जर्जर और पुराने रीति रिवाजों का इसके द्वारा विरोध किया गया। इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा या डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया गया था और हेनरी विवियन डेरिजो को ही बंगाल के अग्रदूत के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी हैं। दयानंद सरस्वती जी ने ही 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना करने के पश्चात इन्होंने इसका मुख्यालय लाहौर में ट्रांसफ़र किया था जो अब पाकिस्तान देश में है। मूलतः दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूल शंकर था और यह जाति से ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। वे सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे और बाद में इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने 1863 में पाखंड खंडनी पताका भी फहराई थी जो मूलतः आर्य समाज के झंडे को ऊंचा करती है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था ताकि मूलतः जो सभी प्रमाणित ग्रंथ हैं वो वेदों के माध्यम से ही इन्होंने उजागर किए थे। इन्होंने 1861 में गो करुणानिधि को भी प्रकाशित किया था। ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को अस्वीकृत करते थे और लगातार हिंदू धर्म में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को इसी के माध्यम से उन्होंने प्रकाशित किया था। 1874 में आर्य समाज की एक पुस्तक सत्या प्रकाश की इन्होंने रचना की जो आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था जो मूलतः हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों को DAV कॉलेज और गुरुकुल विश्वविद्यालय ने प्रसारित किया।
जो गुरुकुल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना सन 1902 में हरिद्वार में की गई थी। इन्होंने कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का इन्होंने नारा दिया। स्वराज स्वदेशी की संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा और धर्मांतरित व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन को भी चलाया था। सत्तर प्रकाश की रचना की आर्य समाज ने। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो 1897 में की थी। इसका मुख्यालय वेल्लूर और मायावती में है। वेल्लूर और मायावती में इसका मुख्यालय है और मायावती जो पड़ता है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यानी मायावती उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्वामी जी ने 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में और 1900 में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इनकी ख्याति मूलतः 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन के बाद से ही हम देख सकते हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की और मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया था। इनका मानना था कि वे आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों से हटकर भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे थे। अध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के संतुलन पर यह कायम था और मानव सेवा ही सर्वधर्म है, इनका यही नारा था। इन्होंने प्रबुद्ध भारत का संपादन अंग्रेजी में और प्रबोधनी का संपादन बंगाली में किया था। विवेकानंद जी के कथन हमें भौतिकतावाद और अध्यात्मवाद के बाद एक बीच संतुलन स्थापित करने को कहते हैं। भूखे व्यक्ति को धर्म की बात कहना ईश्वर और मानवतावाद का अपमान है, इनका यह मानना था। इनका यह भी मानना था कि मैं उस व्यक्ति को ही महात्मा मानता हूँ जो निर्धनों के लिए रो देता है, नहीं तो वह दुरात्मा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओकलॉट ने की थी और इसकी जो स्थापना इन्होंने की थी वो न्यूयॉर्क में की थी। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। वहाँ पर इनके जो मूल सिद्धांत था वो था पुनर्जन्म और कर्म पर विश्वास, सांख्य और उपनिषद के दर्शनों पर प्रेरणा से आधारित था। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं और भारत में एनी बेसेंट ने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक अच्छा खासा स्थान प्राप्त किया था और लगातार एनी बेसेंट ने भारत की स्वतंत्रता में अपना सहयोग देते रहे। ये बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध और विधवाओं की दशा सुधारने का इन्होंने लगातार प्रयास किया। एनी बेसेंट जी ने रूढ़िवादी परंपराओं के अनुसार हिंदू धर्म की व्याख्या की और प्राचीन भावनाओं को साकार करने का प्रयास किया। 1898 में इन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में चलकर 1919 में मदन मोहन मालवीय जी ने जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया था। मूलतः यह 1898 में स्थापित किया गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही था, जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने 1919 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया था। एनी बेसेंट जी ने हिंदू सम्मेलन की भी स्थापना की थी और 1889 में जुड़ने के पश्चात ही भारत में इनको ख्याति प्राप्त हुई। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा बनी थी। तो 1907 में जो अध्यक्षा बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो वहाबी आंदोलन है। वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे या इनके जो संस्थापक थे वो थे वलीउल्लाह ने भारतीय मुसलमानों में रीति रिवाज और मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि जहां कुरान और हदीस के शब्दों की कभी कभी विरोधात्मक व्याख्या हो तो व्यक्ति को अपनी विवेचना के अनुसार निर्णय जो है लेना चाहिए। शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने इसके बाद वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। 1870 में यह आंदोलन चलता रहा, किंतु इसे सैनिक बल द्वारा दबा दिया गया।
यह अभियान प्रारंभ में पंजाब में सिख शासन के विरुद्ध था, परंतु 1849 के बाद यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास अलीगढ़ आंदोलन है। अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ये मूलतः पीरी मुरीद परंपरा का इन्होंने विरोध किया था और इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसको तहजीब उल अखलाक भी कहा जाता है। इन्होंने राजभक्त पत्रिका और राजा शिव प्रसाद के साथ देशभक्त एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। 1870 में डब्ल्यू हंटर की किताब इंडियन मुसलमान की विचारधाराओं के मुसलमानों से समझौता करना चाहिए और कुछ रियायतों द्वारा अंग्रेजी सरकार को उन्हें अपनी ओर मिलाना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने इस विचार को स्वीकार किया और अलीगढ़ आंदोलन को जारी रखा। 1875 में अलीगढ़ मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के पश्चात इन्होंने 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो ये कॉलेज था अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 1920 में ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पारसी आंदोलन। पारसी आंदोलन भी सामाजिक धार्मिक सुधारों के दौर से गुजरा है और इन्होंने जो स्थापना की थी वो की थी रहनुमाई सभा ने। 1851 में दादाभाई नौरोजी और नौरोजी फरदौन जी आर के कामा ने पारसियों के उत्थान हेतु इसकी स्थापना की थी। पारसियों की सामाजिक अवस्था का उत्थान, पर्दा प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाने पर इन्होंने बल दिया था, यानी मैरिज जो एज है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने गुजराती भाषा में रास्ता गोफ्तर नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी जो मूलतः गुजराती भाषा में स्थित थी। इनका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना था और स्त्रियों की जो दशा थी उसको भी सुधारना था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना 1873 में की थी और इन्होंने समाज के कमज़ोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इसकी स्थापना की थी। 1876 में ज्योतिबा फुले जी नगर पालिका सदस्य भी चुने गए थे। ज्योतिबा फुले जी ने सभी वर्णों के अनाथों को और स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएँ और अनाथालय को खोला था। इन्होंने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया जिनमें एक थी 1872 में इन्होंने प्रकाशित की गुलामगिरी नाम से एक पुस्तक। अन्य पुस्तकों में सार्वजनिक सत्य धर्म, धर्म तीर्थरतन जो पुराणों का भांडाफोड़ करने के लिए इन्होंने लाई थी, इशारा था, शिवाजी की जवानी इनमें प्रमुख किताब है और राजा बाली को यह प्रतीक के रूप में मानते थे। राजा बाली को इनको प्रतीक चिन्ह भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आंदोलन है वो है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान जो आंदोलन था यह 1920 में चला गया था और ये चलाया था ईवी रामास्वामी नायर ने, जो मूलतः पेरियार नाम से भी हम इसको जानते हैं। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और ब्राह्मणवाद का भी इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण नामक पुस्तक को भी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वैक्यूम सत्याग्रह। वैक्यूम सत्याग्रह केरल में चला गया था और यह चला गया था 1924 में और इसको जो चलाया था वो चलाया था रामास्वामी नायर ने और त्रवणकोर के वायदकुम से यह प्रारंभ किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो था हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास सत्याग्रह है वो है गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर जो सत्याग्रह चलाया गया था वो चलाया गया था 1931 में और यह केरल में यह आंदोलन चलाया गया था केरल में ही। केरल के कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था और यह हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसके जो नेता थे वो थे के कैपलन और के पिल्लई, इसके दो प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1930 में राजनीति में प्रवेश किया और दलित प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित होने का प्रयास किया। इन्होंने महार सत्याग्रह को चलाया
20 मार्च 1927 में, और जो 20 मार्च है वो सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1932 में इन्होंने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रसिद्ध है। ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे थे, जो संविधान की एक समिति थी जिसके हिस्से में था कि वह संविधान के जो प्रारूप है उसको डिजाइन करने का इनका जिम्मा था। इन्होंने द ऑल इंडियन डिस्परेट क्लास फेडरेशन की भी स्थापना की थी, और इन्होंने जो यह संस्था है द ऑल इंडियन डिस्परेट क्लास फेडरेशन की स्थापना 1920 में की थी। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की, और 1942 में इन्होंने स्थापना की अनुसूचित जाति परिसंघ की। 1942 में स्थापना की थी अनुसूचित जाति परिसंघ। इन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, और अछूतों के उद्धार का इन्होंने प्रयास किया, और दलित प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया था। और मराठी में इनकी यह पुस्तक थी जिसकी हम बात कर रहे थे, बहिष्कृत भारत पत्रिका के बारे में। इनका यह नेक्स्ट जो है हमारे पास ऐसे आंदोलन हैं, जैसे धर्म सभा जो आंदोलन था वो राधा कामदेव द्वारा चलाया गया था। राधा स्वामी आंदोलन चलाया गया था शिवदयाल खत्री द्वारा। इन्होंने यह आंदोलन आगरा शहर में चलाया था, जो संयुक्त प्रांत का उस समय का शहर था। फिर हमारे पास दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। सेवा सदन जो चलाया था वो BM मालाबाई द्वारा चलाया गया था, और शारदा सदन जो चलाया था वो पंडित रमाबाई द्वारा चलाया गया था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसी तरीके की वीडियो को जुड़ने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी GS एजुकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।